नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 1, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ठीक है। तो लाइफ में पहली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे। अगर आप सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते आ रहे होंगे तो पहली बार इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है वो थोड़ी बहुत बेसिक आपको नॉलेज पहले से ही होगी। एंड रियल लाइफ में भी आपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज है। जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स यानी पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो हम लोग उसमें स्टडी करते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। उसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। बेसिकली दिस थ्री थिंग्स: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन सबको मेनली हम लोग पढ़ते हैं। इसी को ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोटा मोटी यही होता है। हायर क्लास में 11th 12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के दो और ब्रांचेस आ जाएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो उतना आपको जानना नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपको जाननी है। क्लास 9th में बहुत कुछ ऐसा है नहीं। और ये पहला जो चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसमें हम लोग बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन से डील करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन। ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ हम लोग को समझने मिलेगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे चैप्टर का नेम सजेस्ट करता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो पालमपुर बेसिकली एक हाइपोथेटिकल विलेज ले लिया गया है, जो कि सिचुएटेड है बेसिकली वेस्टर्न यूपी में ये सिचुएटेड है। ठीक है। तो हम लोग पालमपुर के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि टिपिकली हम लोग को इमेज क्या आता है। जैसे ही हम लोग गांव के बारे में सोचते हैं तो कुछ इस तरह का इमेज आता है। कुछ टूटे फूटे मकान होंगे, कच्चे मकान, कुछ पक्के मकान होंगे, बहुत सारे खेत होंगे, हरे भरे खेत। फिर आपको बैलगाड़ी मिल जाएंगी, कुछ ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, कुछ संख्या जो होगी लोगों की, पॉपुलेशन वो कम होती है बेसिकली। तो ये सारे चीज आपको एक टिपिकल विलेज में, चाहे आप साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सब में लगभग ये सारी कॉमन चीज मिल जाएगी। तो विलेज पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल स्मॉल विलेज है। ठीक है, जो वेस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है। और उस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज, परिवार रहते हैं। और उस विलेज पालमपुर के साथ ही में 3 किलोमीटर अवे एक बड़ा सा विलेज है जिसका नाम है रायगंज। ठीक है। एंड शाहपुर भी एक नियरेस्ट टाउन है टू द विलेज। ठीक है। तो अगर हम लोग अर्बन या विलेज, जो रूरल, हम लोग डिसाइड करते हैं किस तरह से हम लोग विलेज किसको कहते हैं, फिर टाउन्स एंड सिटीज किसको कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज किसको कहते हैं, तो बेसिकली वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। तो विलेज सबसे छोटा सा यूनिट होता है। फिर विलेज से बड़ा होता है टाउन्स, फिर टाउन से बड़ा होता है सिटीज, एंड सिटीज से भी बड़े बड़े होते हैं जो मेट्रो सिटीज होता है, जैसा दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलुरु। ये सारे हो गए हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो विलेज पालमपुर के बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं। तो द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। ठीक है। तो 450 फैमिलीज में से 80 जो है अपर कास्ट के लोग हैं, और मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जो लैंड है उस विलेज का, वो उनके पास ही है। और उनके जो घर है, थोड़े मकान है, वो थोड़े बड़े हैं, और वो ब्रिक के बने हुए हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग किया हुआ है, रोड ठीक ठाक है उनके घर के आसपास में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक टिपिकल विलेज का है। फिर वहीं पर और भी कास्ट के लोग रहते हैं, सिर्फ अपर कास्ट के तो नहीं है। तो कुछ दलित्स भी रहते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स मेनली कहते हैं। ठीक है। तो कंप्राइजेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। तो यानी 1/3 यानी 150 फैमिलीज जो है वो लोअर कास्ट यानी दलित से बिलोंग करते हैं। और उनका घर आप देख सकते हैं, उनके पक्के मकान नहीं है, कच्चे हैं, है ना। और जो उनके घर है मिट्टी से बने हुए हैं, ऊपर जो है वो स्ट्रॉ है ना, जो पराली होती है, स्टबल होती है, उससे उनका घर बना हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा कि गांव में ही, एक ही गांव में आपको कुछ अमीर लोग मिल जाएंगे, कुछ गरीब लोग मिलेंगे, कुछ पिछड़ा लोग, है ना। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, अभी भी प्रेजेंट हमारे विलेजेस में। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन।
लेकिन इतना भी ये पिछड़ा विलेज नहीं है। बहुत लोगों के घर में, मोस्ट ऑफ द जो सारे ही अपर कास्ट के लोग हैं, उनके घर में तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ही, साथ ही साथ में जो छोटे हैं, उनके घर में भी कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एज वेल एज यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो ये ट्यूबवेल्स इरिगेशन पर्पस के लिए भी हेल्पफुल है, और छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और साथ ही साथ विलेज पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल्स है। ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, जिसको हम लोग पीएचसीज कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पर आपको जो प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट होता है वो आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल का ट्रीटमेंट अगर बहुत सीवियर केसेस है, उनके लिए आपको बड़े हॉस्पिटल्स में जाना होगा। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, छोटे मोटे इलाज यहाँ पर होते हैं। और साथ ही में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी ये भी एक छोटा मोटा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये था हमारा एक विलेज, हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर का। तो इस चैप्टर को हम लोग को एक स्टोरी की तरह समझना है, इसमें बहुत कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टोरी की तरह आपको बस समझना है। बहुत इजी रहेगा ये चैप्टर। तो विलेज पालमपुर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है विलेजेस में। तो कोई भी विलेज में देखेंगे पूरे इंडिया में, तो मेजर जो एक्टिविटीज होती है, वो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो होती है फार्मिंग या उससे जो फार्मिंग के अलाइड सेक्टर्स है, ठीक है, उसी से रिलेटेड होती है। तो पालमपुर में भी वही सीन था कि पालमपुर इज द मेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो थी, वो भी क्या थी, तो वो फार्मिंग ही था। लगभग 75% वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो फार्मिंग ही करती थी। बच गई जो 25%, वहाँ पर वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते थे। जैसे कि जो फार्मिंग से मोरलेस रिलेटेड है, डेयरी हो गया, स्मॉल सेल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि वीवर्स, पॉटर्स का, ठीक है, तो जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स है वो सब बनाते थे। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ थे। ठीक है, तो ये सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए भी तो वो तो समझना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत बड़ा एडवांस लेवल पे बहुत टॉपिक्स आते हैं। तो एग्रीकल्चर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, what are the factors which on which प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट। तो प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, तो प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक पर्टिकुलर ईयर में और एक पर्टिकुलर एरिया में हम कितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसी को ही हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। तो गुड्स का मतलब हो गया जितना भी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड आइटम्स है, जैसे हो गया बिस्किट का पैकेट हो गया, या फिर आप सर्फ ले रहे हैं, डिटर्जेंट ले रहे हैं, सोप ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये फिनिश्ड गुड्स में आ जाएगा। एंड सर्विस क्या होगा, सर्विसेज जो हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग का तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर चेकअप किया, ठीक है, तो वो सर्विस में आ जाएगा। या फिर हम लोग स्टूडेंट है, टीचर के पास जा रहा है पढ़ने के लिए, तो टीचर हमें सर्विस दे रहा है। ठीक है, जो डिलीवरी बॉय आता है, वो डिलीवर करता है, वो भी क्या है, वो सब सर्विस सेक्टर में है। तो ये सारे सेक्टर्स के बारे में आप हायर क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से मेनली इन्वॉल्व है, मेन 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लैंड। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज लेबर, थर्ड फैक्टर इज फिजिकल कैपिटल, एंड जो फोर्थ फैक्टर है वो है वर्किंग कैपिटल। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो ये चारों ही जो फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है फॉर प्रोडक्शन वो है लैंड। ठीक है, तो लैंड जो है वो क्या है, वो एक फाइनाइट रिसोर्स है। हम लोग लैंड को बहुत ज्यादा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ है ना। तो हम लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि लगभग इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। लेकिन ये सारा का सारा एरिया तो एग्रीकल्चर या फिर एक पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ में लैंड के साथ में अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें आ जाएंगे, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब भी लैंड के अंडर ही आएंगे। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट था वो है लेबर। ठीक है, तो लेबर यानी पीपल हु विल वर्क, विल डू द वर्क, कौन कौन करेगा। ठीक है, तो सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको एजुकेटेड वर्कर्स या लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लोग बेसिकली स्किल्ड लेबर्स कहते हैं।
ठीक है, हाईली स्किल्ड या स्किल्ड लेबर्स भी कहते हैं, जिनके लिए स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे भी काम्स होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे लेबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबरर्स या मैनुअल वर्कर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें ऑल टाइप ऑफ लेबरर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये सारे ही लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो है वो है, उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल यानी द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मान लेते हैं आप कपड़े की एक फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक लैंड चाहिए, लैंड के साथ साथ हमें एग्रीकल्चरल लैंड तो चाहिए। ठीक है, और लैंड में काम करने के लिए लेबर भी चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स डिस्कस हो गए। लेकिन लेबर और सिर्फ लैंड से तो नहीं होगा, बहुत सारे हमारे पास एग्रीकल्चरल टूल्स, मशीन्स, सीड्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब आ जाता है, और साथ ही साथ में पैसा भी, है ना। पैसा भी, बिना पैसे मनी का तो काम हो नहीं सकता है। तो ये सब जो आता है, ये आ जाता है थर्ड कैटेगरी में, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो उसमें भी दो टाइप्स के हैं फिजिकल कैपिटल में, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल वैसे चीजें हैं जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, है ना, वैसे चीजें जो बार बार हम लोग को नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो फिक्स्ड है, एक बार खरीदा गया तो वो कुछ साल चलेंगे, उसके बाद जब वो खराब होंगे तभी उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, टूल्स, मशीन्स, जैसे कि जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स, है ना, बिल्डिंग्स जो आप बना रहे हैं, ये सारे इस इन सबको क्या कहा जाता है, तो फिक्स्ड कैपिटल। ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे, है ना, एक ही जगह रहेंगे। और साथ ही साथ में दूसरा जो वर्किंग कैपिटल है, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स आ गया एंड मनी। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो अगर आपके गारमेंट की फैक्ट्री है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, तभी तो आप कॉटन के कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, एंड अगर या फिर आप पॉटरी का काम करते हैं तो ऑब्वियसली मिट्टी चाहिए, है ना। तो ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। तो और मनी के बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मनी तो कोर फैक्टर है ना। तो अगर मनी नहीं रहेगा तो आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, लेबर को पैसा नहीं दे सकेंगे, या फिर आपको जो फिक्स्ड कैपिटल खरीदना वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सैलरीज, वेजेस नहीं दे पाएंगे। ये सब किस में आ जाएगा, तो ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, रॉ मटेरियल एंड मनी। ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। अब चौथा जो फैक्टर है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये तीनों फैक्टर जो लैंड, लेबर एंड हमारा कैपिटल्स, बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इन तीनों को इन तीनों को कौन चलाएगा, इन तीनों को इकट्ठा करके कौन चलाएगा। उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए एंटरप्राइजेस की जरूरत पड़ती है बेसिकली, जो जिसको हम लोग आज के भाषा में एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। ठीक है, तो वी विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल टू द मार्केट, है ना। तो इन तीनों को चलाना, इन तीनों के पीछे जो दिमाग होता है वो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस मैन या बिजनेस वुमन की होती है। तो उनको हम लोग बेसिकली, जो माइंड्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली ह्यूमन कैपिटल के अंदर आते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल में दोनों ही याद रखना जरूरी है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर अब हम लोग जान लेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। मेनली हम लोग फार्म एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फार्म एक्टिविटीज में भी क्या चेंजेस आए हैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट होता है वो है लैंड। ठीक है, लैंड के बारे में हम लोग ने पढ़ा। और लैंड एरिया जो है फॉर कल्टीवेशन, वो तो फिक्स्ड है ना। वो लैंड एक रबर बैंड तो है नहीं कि हम लोग उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं, लैंड फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन 1960s में एक रिवॉल्यूशन आया था जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा ही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, तो कुछ लैंड जो है, जो वेस्ट लैंड हुआ करते थे, उनको वो कन्वर्ट किए गए कल्टीवेबल लैंड में। तो लैंड की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जो वेस्ट लैंड हुआ करते थे उनको थोड़ा बहुत कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया, लेकिन हम लोग और इससे ज्यादा लैंड को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो आ जाता है चेंजेस में फार्म एक्टिविटीज में, कि इज देयर अ वे, वन वे टू ग्रो मोर देन
मोर क्रॉप्स इन द सेम लैंड, क्या हम लोग एक एरिया में, एक ही पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि हम लोग एरिया तो नहीं बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारा क्रॉप या प्रोडक्शन इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, या फिर मिक्स्ड फार्मिंग कह सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेनली क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग ट्रेडिशनल तरह से एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी करना जरूरी है, जिसको हम लोग मोर और लेस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होगा, लेकिन वहीं यहाँ पर आप उसमें साइंटिफिक नॉलेज, टेम्परमेंट लाएंगे, मैकेनाइजेशन लाएंगे, मॉडर्न फैसिलिटीज यूज करेंगे, तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वो बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन तो बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने का डिमांड भी होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर एक ही टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने से सारा जो पॉपुलेशन है उसको खाना नहीं मिलेगा, फिर बहुत सारे माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी वाले सिचुएशंस आ जाएगी। इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग यूज करना बहुत जरूरी है, जहां पर एक ही खेत में हम लोग दो तीन क्रॉप लगा रहे हैं, या पूरे साल में हम लोग तीन से अधिक फसल ग्रो करा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, रबी फसल है, ठीक है, रबी, खरीफ एंड वन मोर इज जैद, ठीक है। ये तीन तरह के क्रॉपिंग्स होते हैं पैटर्न्स, रबी, खरीफ एंड जैद। इसके बारे में आप ज्योग्राफी में भी मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये एक तरीका है जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग से हम लोग ये सब करते हैं, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज, एनजीओ भी इस पे फोकस कर रही है। फिर दूसरा जो तरीका बुक में मेनली दिया गया है, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो है वो मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन उसको नेगेटिव इम्पैक्ट जानने से पहले हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को देख लेते हैं, जिसमें मेनली सबसे बड़ा जो एरिया आ जाता है वो इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज में। तो इरिगेशन फैसिलिटीज में हमें रिवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ने बहुत सालों से हम लोग बहुत सारे कैनल्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर पंप सेट्स का इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी क्या होता है, बहुत गवर्नमेंट्स ऐसे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे चेक डैम, छोटे छोटे डैम्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, नहर के थ्रू, या फिर बहुत जगह में डीप वेल से भी इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी एम्फोसिस दिया जाता है। ये सारे तरीके से हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे एग्रीकल्चर है वो रेन डिपेंडेंट है, तो हम लोग रेन डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन को हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन वाली टेक्निक, उनको भी हमें अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनमें इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर पेस्टिसाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो पेस्ट कीटाणु हो जाते हैं खेतों में, उनको किल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो धीरे धीरे पूरे डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, तो हमें फर्टिलाइजर्स भी यूज करना है, लेकिन हमें ये बहुत सोच समझ के और जुडिशियसली यूज करना है। ये नहीं कि बहुत हम लोग एम्पल अमाउंट में यूज कर दे रहे हैं, और जिससे बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्रॉप पे भी हो रहा है, पेस्ट्स पे भी हो रहा है, सॉइल पे भी, सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। फर्टिलाइजर्स यूज तो करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के करना है। फिर एक जो बहुत रिवोल्यूशनाइज हुआ था वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। HYV सीड्स मैंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो उसमें जो इंडियन कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो मेनली उनका ही ये सब काम था, ग्रीन HYV सीड्स बनाने की, हाई यील्डिंग सीड्स बनाने की, ऐसे सीड्स डेवलप करने की जिससे प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। वैसे सीड्स जो किसी को, जिसको वो डिजीज रेसिस्टेंट हो, ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार आ जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और अभी आपने कभी ना कभी न्यूज में पढ़े होगा GMOs के बारे में, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन पे भी रिसर्च चल रही है बहुत ज्यादा,
प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हमारा मॉडर्नाइज करने का और एक तरीका है फार्म मशीनरीज। जितना भी हमारे मशीनरीज हैं उनको भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ताकि प्रोडक्शन जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा हो सके। ठीक है, ताकि हमारा पॉपुलेशन को आराम से कम रेट पे खाना मिल सके। ठीक है, तो ये सब कुछ है ऐसे तरीके जिससे हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंडिया का, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक है, और इसीलिए 1960s में ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ कहाँ मेनली स्टार्ट हुआ था? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही ये ज़्यादातर यूज़ हुआ था। और ये मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटीज़ भी यूज़ हुए थे। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटीज़ ये तो हम लोग जान चुके हैं। लेकिन क्या विल द लैंड सस्टेन? लैंड इससे सस्टेन हो सकता है क्या? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे बेनिफिट्स मिले थे हमें। प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगा था। हमें बाहर से क्रॉप इंपोर्ट नहीं करना पड़ा था। ठीक है, दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा था। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी धीरे धीरे आने वाले सालों में हमें नजर आने लगे, जिसमें लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा था। इसीलिए आज बहुत ज़्यादा बात की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ठीक है, साथ ही साथ में ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। स्पेशली पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ग्राउंड वाटर लेवल जो है आज के समय में बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो चुका है। जो ट्यूबवेल या वेल्स, कुओं की जो लेवल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। environmental resources like soil fertility, groundwater are built up over the years, है ना? और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकते हैं इसको रीगेन करने में, सॉइल फर्टिलिटी को रीगेन करने में या वाटर लेवल रिचार्ज होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ था। और बहुत सारे बीमारियां भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो गया था। तो उसमें हेवी मेटल्स, जितने भी पानी बचे थे उसमें हेवी मेटल का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गए थे। वही लोग वही कंज्यूम कर रहे थे, वही क्रॉप्स कंज्यूम कर रहे थे। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, खतरनाक बीमारी हो रही थी। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता ही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो प्रोज एंड कॉन्स पूछा जा सकता है। फिर चौथा जो है हम लोग पढ़ना है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर विलेज में। किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक साइड में दिखेगा बहुत सारा जो लैंड एरिया है काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, छोटा है। कुछ एरियाज हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो लगभग 450 फैमिलीज में से जो एक तिहाई 150 फैमिलीज जो थे वो मोस्टली लोअर कास्ट दलित थे, जिनके पास में कोई लैंड ही नहीं था, वो लैंडलेस थे, है ना? दे डू नॉट हैव एनी लैंड फॉर कल्टीवेशन। फिर जो रिमेनिंग बच गए 300 फैमिलीज में से जो 240 फैमिलीज थे, ठीक है, वो कल्टीवेट करते थे बहुत स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एरिया में, जिनका एरिया का जो साइज था वो 2 हेक्टेयर से भी कम की साइज में थी। तो ये देख सकते हैं इधर में कि 2 हेक्टेयर बहुत छोटे छोटे एरियाज में वो लोग फैमिलीज। तो ये सारे जो मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज जो है 240 फैमिलीज के जो खेत थे वे 2 हेक्टेयर से भी कम थे। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन होता था वो इतना नहीं होता था ताकि वो बेच सके मार्केट में। ठीक है, वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था। लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। आप देख सकते हैं हाफ जो एरिया है पूरे विलेज का या हाफ से भी ज्यादा वो बड़े बड़े खेत थे। ठीक है, तो पालमपुर में लगभग 60 फैमिलीज जो थे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड क्लासिफाई किया गया कौन स्मॉल फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स कौन से, लार्ज फार्मर्स कौन से है। तो 2 हेक्टर से कम वाले जिनके पास कुछ नहीं है वो तो लैंडलेस हो गए। जो 2 हेक्टर से कम है वो स्मॉल फार्मर्स है। फिर जो 2 हेक्टर से ज्यादा है वो मीडियम फार्मर्स में आ जाएंगे। और जिनका 10 हेक्टर से भी ज्यादा एरिया है वो मेनली लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था विलेज पालनपुर में। तो इससे आपको क्लैरिटी, इस पिक्चर से ही क्लैरिटी मिल जाएगी तो कितना स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ लैंड इन विलेज पालनपुर। और जो बड़े बड़े किसान थे, फार्मर्स थे, उनका ऑब्वियसली सरप्लस प्रोडक्शन होता था तो वो मार्केट में बेचते भी थे। लेकिन जो लोअर मिडिल या लैंडलेस थे वो डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, फिर हु विल प्रोवाइड द लेबर बेसिकली, इन खेतों में काम कौन करेंगे?
तो बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स थे, और स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड, क्योंकि उनकी फैमिलीज बड़ी थी उनके, ठीक है, और उनका एरिया जो था वो बहुत कम था, तो वो अपने ही फील्ड में काम करते थे, ठीक है। तो दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्स, वो खुद कर लेते थे। लेकिन जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे वो हायर करते थे फार्म लेबरर्स को। ये जो स्मॉल फार्मर्स थे या जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास कोई खेती नहीं थी, तो उनको हायर किया जाता था टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो फार्म लेबर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है। तो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, ठीक है। तो जो स्मॉल फार्मर्स है अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, उनका तो राइट है ही, लेकिन जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनका कोई भी राइट नहीं होता था जो भी क्रॉप ग्रो होता था। बस वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते थे। इंस्टेड दे वर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर whom दे वर्क, उनको रोज के दिन से घंटे के हिसाब से काम और पैसा मिलता था। वेजेस कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड ऑल्सो, ठीक है। तो उनको कभी कभी पैसा भी दिया जाता था, या फिर उनको बार्टर सिस्टम टाइप का हो गया, मतलब आप एक दिन काम किए हैं तो आपको मान लेते हैं 2 kg गेहूं मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से भी उनको पैसे नहीं देकर इस तरह से भी उनको पेमेंट किया जाता था। और बहुत बार क्या होता था, समटाइम्स लेबर ऑल्सो गेट मील्स, खाने को मिलता था, ठीक है। तो वेजेस जो होते हैं वो वैरी करते थे रीजन टू रीजन वाइज में, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा वाले रीजन है, वहाँ पर लार्ज फार्मर्स है, वहाँ के फार्मर्स रिच है, तो वहाँ पर वेजेस जो है वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। लेकिन वही आप जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर उतना बूस्ट अप नहीं है, वहाँ पर जो लेबरर्स का जो वेजेस है वो बहुत बहुत कम है। और ये वैरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप भी वैरी करता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप सोइंग सीजन में काम कर रहे हैं या हार्वेस्टिंग सीजन में काम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा वैरी करते थे। देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किसी किसी को सुबह से लेकर शाम तक अंधेरे जब तक नहीं होता तब तक काम करना होता था, किसी को घंटे के हिसाब से करना पड़ता था। तो ये सारे लेबर्स के बहुत ज़्यादा उनके भी क्राइसिस थी, उनको भी सही तरह से पेमेंट नहीं मिलता था बहुत बार। ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो कैपिटल जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि आपको अगर मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस करने हैं, मेथड्स को यूज करने हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होगा। सो फार्मर्स नीड मोर मनी बिफोर दे स्टार्ट, है ना। उनको स्टार्ट करने से पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी फ्रॉम टू अरेंज फॉर द कैपिटल, है ना। तो उनको बोरो करना पड़ता था। जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, या बड़े फार्मर्स होते थे, उनसे उनको लेंड करना पड़ता था, ठीक है। और उनको अगर वो पैसा लेंगे मनी लेंडर से, तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो काफ़ी हाई होता था, 20%, 24%, 30%, ऐसे करके बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे वो लोग लोन लेते थे। और वो लोन चुका नहीं पाते थे टाइम पे, तो वो उस साइकिल में फंस जाते थे। एक लोन को चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन लेना पड़ता था। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, पैसा नहीं दे पाते थे तो बहुत सुसाइड भी कर लेते थे। तो फार्मर्स के केस में सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे, तो उनके पास बहुत सारी सेविंग्स थी, क्योंकि वो मार्केट में जो सरप्लस होता था वो बेच देते थे, तो उनके पास सेविंग्स थी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये सारे सिचुएशंस गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको डील किया जाए। बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं फार्मर्स के लिए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है। ऐसे नाबार्ड एक बैंक हो गया, ठीक है। ऐसे फिर रीजनल रूरल बैंक, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं जो कि लोन्स देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ऑब्वियसली ये मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में ये सब बहुत सही है, ठीक है। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फार्मर्स को पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे और वो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे अपनाएंगे, ठीक है। तो ये छठा हमारा हो गया कि कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। फिर सेल ऑफ सरप्लस फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो सरप्लस होता था
तो ऑब्वियसली जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास तो ये चॉइस ही नहीं था, क्योंकि वो जितना भी ग्रो करते थे, प्रोडक्शन होता था, वो सब सेल्फ कंजम्पशन के लिए था। वो उनके पास इतना होता ही नहीं था कि वो मार्केट में बेच सके। तो जो बड़े फार्मर्स थे, मीडियम या लार्ज फार्मर्स थे, वही क्या करते थे, जो भी एक्स्ट्रा बच होता था अपने कंजम्पशन के अलावा, वो सारे ही नियर बाय मार्केट्स में वो लोग सेल कर देते थे। तो दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, इसको बेच देते थे। स्मॉल फार्मर्स के पास तो वैसा कुछ होता ही नहीं था, ये सब कुछ जो था ये मल्ट जो बड़े फार्मर्स थे इनके पास ही था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, और इससे बहुत सारे फार्मिंग रिलेटेड से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी पता होना चाहिए कि विलेज पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कितने थे। तो क्योंकि 75% तो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन बचे हुए जो 25% थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो अदर फार्म है, वो सबसे पहले उसमें आ जाता है डेयरी। ठीक है, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें मेनली वो दूध निकालते थे और बेचते थे। ठीक है, आसपास के जो विलेज थे, रायगंज, शाहपुर, वहां पर जाके वो लोग बेचते थे। और जो जो भी चारा होते थे, ग्रासेस, ज्वार, बाजरा, वो गाय भैंस को मिल जाती थी और उसके बदले दूध में मिल जाती थी। और जो गाय का जो गोबर होता था उससे वो खाद बनाते थे, मैन्योर्स बनाते थे, और वो खेत में यूज भी किया जाता था। ठीक है, तो ये भी एक एक टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस है। बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जहाँ पर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो आ जाता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है, वो है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ पॉटरी में इन्वॉल्व थे, कुछ वीविंग में इन्वॉल्व होते थे, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, कुछ देख सकते हैं जैसे जैगरी का प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो ये सारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब यानी स्मॉल स्केल बिजनेस कह सकते हैं, जिसको मेनली हम लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, कॉटेज बिजनेसेस कहते हैं। थर्ड जो थे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, वो थी शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो कुछ कुछ ऐसे भी थे जो शॉपकीपर्स थे, बेसिकली स्मॉल स्मॉल जो छोटे मोटे सामान, जो जरूरत के सामान थे, वो भी ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। फिर चौथा जो दिया गया है वो है ट्रांसपोर्ट। और धीरे धीरे क्या था, तो विलेज पालमपुर, क्योंकि वो जो हमारा कैपिटल है, नेशनल कैपिटल, वहाँ से बहुत नज़दीक है, तो वहाँ धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ पर भी डेवलपमेंट मिल रही थी। ठीक है, तो जो रोड्स हुआ करते थे, कम्युनिकेशंस हुआ करते थे, उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा था। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक पूरी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसके बारे में आपने बहुत कुछ समझा होगा ऑब्वियसली, कि प्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल्स के बारे में, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको आ ही गई होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी और इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई डाउट हो, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।